Hello guys, welcome to session of rapid recap. कंपनीज एक्ट हमारा आज का टॉपिक है, तो बिल्कुल टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम जल्दी से कंपनीज एक्ट को रिवाइज करेंगे। और ये रिवीजन कुछ ऐसा होगा जिसमें आपके नोट्स एंड रिवीजन का पैटर्न विल बी वेरी यूनिक। आज आप समझोगे कि कंपनीज एक्ट जैसे लेंदी चैप्टर को रिवाइज करना कितना आसान है, जैसा मैं बोलती हूँ काफी आसान। तो हमारा ये सीए फाउंडेशन का एक मेजर चैप्टर है। यू कांट स्किप दिस चैप्टर। सोचना भी मत कि ये चैप्टर छोड़ के जाना है। और अगर ऐसा सोचे थे तो बस आज का सेशन कर लो, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लो। श्रुति चमरिया क्लासेस हमारा ग्रुप का नाम है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन कंपनीज एक्ट जो आपका चैप्टर है, इसको बिल्कुल छोड़ के जाने का प्लान मत करना। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अच्छे खासे वेटेज का इससे क्वेश्चन आता है और वो भी काफी आसान रहता है क्वेश्चन, तो आप एकदम आराम से इसका क्वेश्चन आंसर लिख पाओगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के रैपिड रिकैप का टॉपिक कंपनीज एक्ट। 11th को आपका एलएलपी का रिवीजन है, 12th को आपका पार्टनरशिप का रिवीजन है, फिर आपका 3 दिन इकोनॉमिक्स है, फिर मैथ्स है, फिर अकाउंट्स है। जो हमारा पैटर्न चल रहा है, जो मैंने इनिशियली आपको बताया था, सेम वैसे ही रहेगा। अभी तक अगर आपने ये सेशन आप ये पहली बार कर रहे हो, यू आर नॉट अवेयर, मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 1 हमारा लॉ का कवर हो चुका है, मैंने रिवाइज करा दिया है विथ नोट्स विथ एवरीथिंग। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने रिवाइज करा दिया है। तो ये दोनों मेजर मेजर चैप्टर आप कर लो, आपका बहुत अच्छा खासा पोर्शन कवर हो जाएगा। और आज आप मेरे साथ कवर करोगे कंपनीज एक्ट। यस, मैं पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट एकमात्र सेशन में रिवाइज करा दूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ सेशन के शुरुआत से लेकर लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि मैं इसमें सीक्वेंस बताऊंगी, तो वो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। देखो, मैं कंपनीज एक्ट रिवाइज कराती हूँ 4 सेट ऑफ सीक्वेंस में। सबसे पहले हमारा ये जो आप देख रहे हो ये रिवीजन होगा, मीनिंग, फीचर्स, टाइप्स, कॉर्पोरेट व्हील एंड लिफ्टिंग। पहले हमारे ये 4 मेजर पोर्शन कवर होंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम करेंगे फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 7। तो फिर हम कवर करेंगे ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन और इससे एक अच्छा बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर हम कवर करेंगे एमओए एओए, दोनों के बीच का डिफरेंस। आते हैं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेट द 6 डिफरेंसेस बिटवीन एमओए एंड एओए। और 3 डॉक्ट्रीन, यस वही डॉक्ट्रीन, अल्ट्रा वायर्स, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो इसमें केस लॉ भी आप लोग पढ़े हो, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन बच जाएगा, दैट इज कैपिटल इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस। और जो आपका इक्विटी कैपिटल का टाइप्स होता है, ऑथराइज्ड है ना, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप, सब। तो बेसिकली हम लोग 4 सेट ऑफ सीक्वेंस में कंपनीज एक्ट को रिवाइज करेंगे। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम लोग शुरू करते हैं, अटैक करते हैं ऑन आवर फर्स्ट पोर्शन। देखो, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंपनी लॉ के बारे में। देखो, अभी जो हमारा रिवीजन है, रैपिड रिकैप नाम है, दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड सेशन, दिस इज नॉट रेगुलर लेक्चर। तो इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कंपनीज एक्ट कैसे कैसे डेवलप हुआ, ये आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। चलिए, हमारा कॉन्सेप्ट है आज का, कंपनी का मीनिंग क्या होता है। कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड लीगल एंटिटी। व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड लीगल एंटिटी। Company is incorporated legal entity. A person created by law. ये एक लॉ से क्रिएटेड है जो इसके इंडिविजुअल मेंबर से अलग होता है, दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। बिल्कुल, अगर कंपनी को डिफाइन करने आए, आप ये जरूर लिख के आना। क्या लिख के आओगे? कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड लीगल एंटिटी, अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ different from its individual members. Clear है? It has in own asset name, can enter into contract, sue and be sued in its own name. इसके नाम पे असेट हो सकता है, ये प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ये केस कर सकता है, इसके ऊपर केस हो सकता है। So it has its own asset name, can enter into contract, sue, be sued in its own name. ये दोनों आपको लिखना है अगर कंपनी को डिफाइन करने आया। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपके जनवरी वाले अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अगर पूछा तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। चलिए करते हैं फीचर्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी।
हम दोनों हैं अलग अलग। कंपनी और उनके मेंबर की पहचान अलग अलग होती है, क्योंकि जब कंपनी को बनाया जाता है तो कंपनी को लीगल पर्सनालिटी का कपड़ा पहनाया जाता है। किसका? लीगल पर्सनालिटी। वो अपने मेंबर से क्या है, बिल्कुल अलग है। अगर आप ये समझ गए तो इसका अंदर का प्रोविजन बिल्कुल क्लियर होगा। कंपनीज एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, कंपनीज एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट, कंपनीज एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट and separate from its member. Company's existence is different and separate from its member. When a company is registered, it is clothed with a legal personality. हम दोनों हैं अलग अलग। लिमिट, दूसरा फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। टाइप्स ऑफ कंपनी एक आता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। कितना टाइप का कंपनी होता है? 3 होता है। तो ये तुम्हारा फीचर भी है और टाइप भी कवर यही हो जाएगा। फिर मैं टाइप में दोबारा नहीं कराऊंगी, ये मत बोलना मैम आपने छोड़ दिया। तो लिमिटेड लाइबिलिटी, we know that company is a separate legal entity। पहला वाला फीचर से ही पता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। it is different and separate from its member। क्लियर है? so which is distinct from its member। 3 टाइप का कंपनी होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स का, लिमिटेड बाय लाइबिलिटी और अनलिमिटेड कंपनी। यस, लिमिटेड बाय लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। जितना का शेयर तुम उस कंपनी में होल्ड करते हो, तुम्हारा लाइबिलिटी वहीं तक है। तो इट इज नोन एज लिमिटेड बाय लाइबिलिटी। इट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स भी बोलते हैं इसको, लिमिटेड बाय शेयर्स भी बोलते हैं। and this is limited by guarantee and this is unlimited। so on the basis of liability, पहला हो गया limited by shares, दूसरा हो गया limited by guarantee, तीसरा unlimited। तो liability limited by share में क्या लिखोगे? liability of member is limited up to nominal value of the shares held by them। एक बात याद रखना, मैंने जो रेड ये लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो हम मेंबर को कब बोल सकते हैं कि आके पैसा चुकाओ? कभी भी, ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। रेगुलर बैच में तो इसको समझाने के लिए हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगता है, बट आप लोगों को अभी एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करना है। कॉन्सेप्ट के अंदर मत जाओ, ऐसा कुछ मत देखो जहां एकदम डिटेल में 5-5, 6-6 घंटा तुम एक प्रोविजन पे, एक चैप्टर पे अटके हुए हो। जल्दी जल्दी रिवीजन करना होगा बिकॉज जनवरी एग्जाम्स आर वेरी वेरी नियर। तो बेसिकली अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। कहां तक? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक। इनको हम कब बोल सकते हैं आने के लिए, पैसा चुकाने के लिए? कभी भी, तो ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है? मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू गारंटेड वैल्यू, जितना वो गारंटी दिए हैं, या अप टू अमाउंट ऑफ गारंटी बाय देम। इनको कब बुला सकते हैं? तो गारंटी वाले लोगों को कब बुलाते हैं? जब कोई जरूरत पड़े, तो ड्यूरिंग लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन जब कंपनी बंद हो रही होती है तब इनको हम लोग बुलाते हैं। और एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो ये एक फीचर भी है। पहला फीचर क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर सेपरेट एंड डिफरेंट। व्हेन अ कंपनी इज क्रिएटेड इट इज क्लोथ्ड विद लीगल पर्सनालिटी, याद रखना। दूसरा क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा फीचर क्या है? परपीचुअल सक्सेशन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, वैसे ही कंपनी भी फॉर एवर होती है। कंपनी जन्म लेती है और कंपनी का डेथ दोनों बाय लॉ होता है, बाय एक्ट होता है। क्लियर है? तो कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक इसको लॉ बंद ना कर दे, जब तक ये वाइंड अप ना हो जाए। वाइंड अप का मतलब ये लॉफुल्ली बंद हुआ है। तो मेंबर्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, बट कंपनी गोज ऑन टिल इट इज बाउंड अप। लॉ ही बनाए, लॉ ही बिगाड़े। इसका एग्जिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता है बाय द डेथ, रेजिग्नेशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर। मेंबर के डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, रिजाइन कर देने से इसका एग्जिस्टेंस इंपैक्ट नहीं होता है, बिकॉज परपीचुअल, परपीचुअल का मतलब होता है फॉर एवर। तो कंपनी इज फॉर एवर टिल इट इज बाउंड अप बाय द एक्ट। क्लियर है? ये तीसरा फीचर था। पहला फीचर क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा क्या था? लिमिटेड लायबिलिटी। तीसरा क्या था? परपीचुअल सक्सेशन। चौथा फीचर क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो मैं इसको लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ
कंपनी एक पर्सन है, क्यों? कंपनी ऐसा बहुत सारा काम कर सकती है जो एक पर्सन कर सकता है, जैसे इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, इट कैन स्यू, इट कैन बी स्यूड, ये सब। लेकिन बहुत सारा काम है जो कंपनी नेचुरल पर्सन की तरह नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती, चीजों को देख नहीं सकती, फील नहीं कर सकती, मार नहीं खा सकती। तो बहुत सारा काम कंपनी नेचुरल पर्सन के जैसे नहीं कर सकती है, इसलिए कंपनी पर्सन तो है बट आर्टिफिशियल पर्सन है। आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हो कि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, है ना? इसको बंद भी लॉ करता है, बनाता भी लॉ है। इट इज क्लोथ विथ लीगल पर्सनालिटी। मैम आप सारा वही प्रोविजन बोले जो पहले करा चुके हैं और वही लिखना भी है। एज इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। इसका नेचुरल बर्थ और डेथ नहीं होता है। पर्सन क्यों है? इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट कुछ कुछ चीजें जो ये नहीं कर सकता, जैसे ओथ नहीं ले सकता, जेल नहीं जा सकता, चीजों को फील नहीं कर सकता। एंड आर्टिफिशियल लीगल है, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन एजेंसी के थ्रू काम करता है, खुद से काम नहीं करता है। तो तुम दोनों मिक्स करके लिख देना अगर आया तो। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज क्लोथ विथ लीगल पर्सनालिटी, इट कैन डू सम एक्ट विच अ पर्सन कैन डू बट इट कैन नॉट डू मेनी एक्ट विच अ नेचुरल पर्सन actually does. That's why it is artificial legal person and it is created by law, that's why it is legal. समझ में आ रहा है? एक एक वर्ड का मतलब लिख दो, खुश हो जाएगा एग्जामिनर कि आर्टिफिशियल भी लिख दिया, लीगल भी लिख दिया, पर्सन भी लिख दिया। फिफ्थ फीचर, कॉमन सील। इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। समझ आ रहा है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, उसका पहचान ही है कॉमन सील, ठप्पा एक तरीके से। समझ आ रहा है? लेकिन कभी कभी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं होता है, तो क्या होगा? देखो एक चीज समझना, कॉमन सील का यूज क्यों होता है? फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। So it is official signature of the company which authenticates every document of a company. But अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो क्या ऑथराइजेशन नहीं होगा? होगा। तब कौन करेगा? 2 डायरेक्टर, और अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर एंड CS, कंपनी सेक्रेटरी। तो कॉमन सील है तो वो करेगा, ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं, कॉमन सील लिखा है। बट अगर कॉमन सील नहीं है तो क्या होगा? डायरेक्टर साइन कर देगा पेपर पे और वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर और 1 CS कर दे। समझ में आया क्या? चलिए, तो ये हमारा क्या था? मीनिंग ऑफ कंपनी एंड फीचर्स ऑफ कंपनी। मैंने आपको सीक्वेंस ऑलरेडी बताया है, उसको लेते हुए चलेंगे। मीनिंग हो गया, फीचर्स हो गया, अब हम टाइप्स करने वाले हैं। अटैक टाइप्स ऑफ कंपनी। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कर चुके हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब होता है? मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड extend to nominal value of the shares। इनको कब बुला सकते हैं? ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है? मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू गारंटेड अमाउंट बाय देम। को कब बुला सकते हैं? ऑन लिक्विडेशन। एंड व्हेन मेंबर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड इट इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। बहुत बहुत जबरदस्त रिवीजन जा रहा है, सबके साथ प्लीज शेयर कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनो, हेडफोन ऑन कर लो, रूम का गेट लॉक कर दो। कंपनीज एक्ट अगर पहले भी कभी नहीं पढ़े हो ना, ये सेशन बस कर लो, समझ भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, रट्टा भी हो जाएगा, एग्जाम में लिख भी पाओगे। दिस इज माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल 3 टाइप का कंपनी होता है, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। होल्डिंग कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ शेयर और वोटिंग पावर ऑफ अनदर कंपनी और कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी। तो कोई कंपनी है, अगर वो 50% से ज्यादा शेयर या वोटिंग पावर होल्ड करता है किसी और कंपनी का, या फिर बोर्ड का, दूसरे कंपनी के बोर्ड का, दूसरे कंपनी के बोर्ड का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है, तो जो कंपनी कंट्रोल करता है वो होल्डिंग है। सब्सिडरी, तो इन विच अनदर कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% शेयर और वोटिंग पावर एंड इन विच अनदर कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड इज नोन एज सब्सिडरी कंपनी। तो विच होल्ड्स होल्डिंग, इन विच होल्ड्स सब्सिडरी, ऐसे लैंग्वेज याद रख सकते। चलो, एक बात आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, प्राइवेट कंपनी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। मानो एक पब्लिक कंपनी है, मानो एक पब्लिक कंपनी है श्रुति लिमिटेड, ठीक है, उसका एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका एक क्या है? सब्सिडरी। मानो इसका नाम है एम लिमिटेड, एम प्राइवेट लिमिटेड नाम है, तो ये क्या है? ये तो सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक की, तो ये भी क्या मानी जाएगी? पब्लिक ही मानी जाएगी। चलो, थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of holding, associate company क्या होता है? company in which other company has a significant influence। वो से significant influence, अगर तुम किसी कंपनी का 20% शेयर होल्ड करते हो एटलीस्ट,
सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या उसके बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हो तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। जैसे होल्डिंग का मतलब है मोर देन 50% शेयर और वोटिंग पावर, या कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, वैसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है। तो बोलते हैं कंपनी इन विच अदर कंपनी होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, कंपनी इन विच अदर कंपनी, एक कंपनी है उसमें कोई दूसरा कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, बट वो उसकी सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, एसोसिएट। सब्सिडरी होने के लिए तो मोर देन 50 होता है। तो क्या लिखा है, कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर और शेयर और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, या तो 20% शेयर होल्ड करेंगे, या 20% वोटिंग पावर होल्ड करेंगे, या बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मींस one company has significant influence in another company but not subsidiary, subsidiary नहीं होना चाहिए, फिर तो वो अलग कैटेगरी में चला गया। तो ये हमारा 3 टाइप ऑफ कंपनी था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, पहला क्या है, 1% कंपनी। ऐसा मैंने जबरदस्त नोट्स बनाए हैं, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। 1% कंपनी, ठीक है, बिल्कुल आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए गए कि आप इससे रिवीजन करो और आप एकदम बहुत से बहुत ज्यादा फायदा उठाओ। आपका रिवीजन एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए कि आप जनवरी में जब एग्जाम दो, मेरा बोला हुआ एक एक वर्ड आपको याद आए। बट आपका क्या ड्यूटी है, सेशन करो और बाकियों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो, 1% कंपनी क्या होता है, सिर्फ इसमें एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है। जो एक मेंबर है, जो इसका एक ही मेंबर होता है, बोलता है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए और सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन, मतलब आप नेचुरल पर्सन है और सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप ओपीसी बना सकते हैं 1% कंपनी। 1% कंपनी एनबीएफसी एक्टिविटी नहीं कर सकता, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज ये लोग नहीं कर सकते, और कभी भी 1% कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसका नेचर प्राइवेट कंपनी होता है, बट इसके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा रहता है, ओपीसी लिखा रहता है। इसमें एक पर्सन ही एक ओपीसी बना सकता है। समझ में आ रहा है? ओपीसी को क्यों लाया गया, टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ बिजनेस। मुझे अकेले को कंपनी बनाना था, तो हम प्राइवेट नहीं बना पाते क्योंकि उसके लिए मिनिमम मेंबर का रिक्वायरमेंट था, पब्लिक भी नहीं बना पाते, समझ रहे हो, 2 और 7 चाहिए थे। तो इसलिए क्या कॉन्सेप्ट लाया गया, तुम्हारा ओपीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया। समझ में आ रहा है? मैं आपको ओपीसी के लिए 1-2 चीजें और बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही पर्सन मेंबर होगा, ठीक है। चलो, एक बात हमेशा याद रखना, ओपीसी के मेमोरेंडम में एक और आदमी का नाम इंडिकेटेड होगा जो मेन मेंबर के डेथ और इनकैपेसिटी के केस में मेंबर बन जाएगा। जो अदर पर्सन है वो अपना रिटर्न कंसेंट देगा, एक तरीके से वो नॉमिनी हो गया, और उसके कंसेंट को किसके पास फाइल किया जाएगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब ओपीसी बनेगी तो मेमोरेंडम में किसका नाम होगा, ऑफ वन अनदर पर्सन in the event of death or incapacity of the subscriber, मतलब मेन मेंबर shall become the member of the company। समझ में आ रहा है? उस अदर मेंबर के पास राइट है कि वो अपना कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है। समझ आ रहा है? ओपीसी का जो इकलौता मेंबर है वो कभी भी अदर पर्सन, मतलब नॉमिनी का नाम चेंज कर सकता है, किसी और का नाम ला सकता है, मतलब किसी और को नॉमिनी बना सकता है। कैसे? कंपनी को नोटिस देके और रजिस्ट्रार को नोटिस देके। अगर हम लोग किसी भी नॉमिनी, मतलब एक ही नॉमिनी है, उसके नाम को अगर चेंज करते हैं, इसका मतलब मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन नहीं माना जाएगा, और ये सब मैं आपको बता चुकी। अच्छा, एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, एक पर्सन एक ही ओपीसी में नॉमिनी भी रह सकता है। ओपीसी में माइनर कभी भी मेंबर या फिर नॉमिनी नहीं बन सकता है। क्लियर है? क्लियर है? ये हमारा क्या था, ओपीसी। तो अगर ओपीसी पूछेगा, ओनली 1% एज अ मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल नो रिक्वायरमेंट, 1% का नाम होगा इन द मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी, है ना, एज अ अदर पर्सन हु इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ सब्सक्राइबर और मेन मेंबर शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। जब उसको हम लोग नॉमिनी बनाएंगे तो उसका रिटर्न कंसेंट लेंगे, सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। अगर नॉमिनी चाहे, अदर पर्सन चाहे, मे विड्रॉ हिज कंसेंट। समझ में आ रहा है? अगर क्या नाम है, मेंबर चाहे, जो इकलौता एक मेंबर है, मे चेंज द नेम ऑफ द अदर पर्सन by giving the notice to the company and to the registrar. Such change shall not be considered as alteration in memorandum. OPC दो काम कभी नहीं कर सकता, NBFC एक्टिविटी नहीं कर सकता एंड कांट बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। बाय नेचर ये प्राइवेट होता है, बट नाम के लास्ट में ओपीसी लिखा हुआ रहता है। क्या जबरदस्त रिवीजन चल रहा है? क्लियर है? प्राइवेट कंपनी, मिनिमम मेंबर 2, मिनिमम डायरेक्टर 2, मैक्सिमम डायरेक्टर 15,
मैक्सिमम मेंबर 200। स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। क्लियर है? ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ओपीसी का नेचर क्या होता है, प्राइवेट ही होता है। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, सब पता ही है तुमको तो। मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम मेंबर नो लिमिट, मिनिमम डायरेक्टर 3, मैक्सिमम डायरेक्टर 15, 15 से ज्यादा डायरेक्टर प्राइवेट या पब्लिक कंपनी को चाहिए, दे कैन पास स्पेशल रेजोल्यूशन। शेयर्स क्या होता है पब्लिक कंपनी का, ट्रांसफरेबल, पब्लिक प्राइवेट कंपनी में नॉट ट्रांसफरेबल। और जो पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी होता है उसको भी क्या मानते हैं हम लोग, पब्लिक कंपनी ही मानते हैं। अच्छा लग रहा है रिवीजन? तो अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दो। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी क्या होता है। ये भी एक प्राइवेट कंपनी होता है जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड मतलब एक और चीज, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं, और टर्नओवर एक जीरो लगा दो, 40 करोड़ से ज्यादा नहीं। कभी भी स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती और होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती। जबरदस्त। चलो तो क्या पढ़े हम लोग स्मॉल कंपनी के बारे में। ये एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है। इसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 4 CR। और टर्नओवर कितना नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 40 CR, है ना। ये कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती। इजी। चलिए अदर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी जिसमें नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, कोई भी कंपनी जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल कौन होल्ड करता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार, या तो स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी, आपके जो भी स्टेट है, या तो थोड़ा सीजी थोड़ा एसजी या दोनों मिला के। और इसमें वो भी कंपनी आएगी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। जैसे पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी अगर प्राइवेट है तो भी वो पब्लिक ही कहलाती है, डीम टू बी पब्लिक कंपनी। वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी इज द कंपनी इन विच उसके अंदर कितना कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और एसजी, पार्टली बाय सीजी पार्टली बाय एसजी, और मेजॉरिटी बाय सीजी, कम उससे एसजी, कुछ भी होल्ड करे गवर्नमेंट तो वो गवर्नमेंट कंपनी होती है। फॉरेन कंपनी बनी है इंडिया के बाहर बट विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, विच हैज पीओबी इन इंडिया, विच हैज पीओबी इन इंडिया। इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बनी कहां, रजिस्टर कहां, इंडिया के बाहर, बट क्या है इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस, बट विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सेक्शन 8 कंपनी मेरा फेवरेट टॉपिक है ये कंपनीज एक्ट में फॉर सीए फाउंडेशन। सेक्शन 8 कंपनी, क्या पता जनवरी में क्वेश्चन आ जाए। इसको क्यों बनाया गया, टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ये अपने प्रॉफिट को सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकती है, डिविडेंड वगैरह नहीं बांटती है। एग्जांपल एफआईसीसीआई, एसोसिएशन। चलो इनको अपने नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने का जरूरत नहीं है। फर्म, पार्टनरशिप फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। एक पार्टनरशिप एक सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर हो सकता है। इनको मीटिंग के लिए कितने दिन का नोटिस देने का जरूरत है, नॉर्मली कंपनी को 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है जनरल मीटिंग बुलाने से पहले, इनका 14 दिन का ही रिक्वायरमेंट है। ये सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन अगर ये कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रावीन किया, मानो डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट को ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं किया, कुछ भी ऐसा किया, तो इसका लाइसेंस क्या हो जाएगा, रिवोक, कैंसिल। और लाइसेंस रिवोक भी क्या होगा, या तो इसको बंद कर दिया जाएगा, या इसके स्टेटस को कन्वर्ट करके प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, पब्लिक या प्राइवेट बना दिया जाएगा, या इसको दूसरी कंपनी के साथ एमलगमेट कर दिया जाएगा। दिस इज सेक्शन 8 कंपनी। क्या क्या टाइप ऑफ कंपनी पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। याद रखना एसोसिएट सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, जैसे वो 50 से ज्यादा हो तो वो सब्सिडरी कहला जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी के, 1% कंपनी के, प्राइवेट के, पब्लिक के, स्मॉल कंपनी के, सेक्शन 8 कंपनी के। गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, एक तरीके से सोई हुई कंपनी। क्यों बनाया गया, अभी ये उतना कुछ काम नहीं करेगी, बाद में कुछ करेगा। तो इट इज फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, या किसी असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, कि अभी होल्ड करके रखेगा, बाद में ये लोग ऑपरेशन में आएगा, तो इट इज डोरमेंट। या इसका कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी इट इज नोन एज डोरमेंट। 3 केस में डोरमेंट, इट इज फॉर्म टू होल्ड फ्यूचर प्रोजेक्ट, है ना, या इट इज फॉर्म टू होल्ड असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट कराऊंगी, इनएक्टिव कंपनी, फटाफट आ जाओ मेरे साथ। ये वही सब लिखा है, लाइसेंस कब कैंसिल होगा इनका।
देखो लिखा है अगर इनका लाइसेंस कैंसिल हुआ इसके स्टेटस को कन्वर्ट, वाइंड अप और दूसरी कंपनी के साथ एमलगमेट विद सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ एमलगमेट। 21 दिन नहीं 14 दिन का नोटिस चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। इनके पास मिनिमम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह का क्राइटेरिया नहीं है। इनका नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ये सब बनाने का इनको जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है। पार्टनरशिप फॉर्म भी सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर, हम सब लिखे हैं सब, कभी मत सोचना कि कुछ मिसिंग है। इनएक्टिव कंपनी क्या होता है? डोरमेंट पढ़ा दिए, दो चीज याद रखना, विच इज फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट एंड टू होल्ड असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, ये तुम्हारा डोरमेंट कंपनी है। बट इनएक्टिव पूछेगा तो क्या लिखोगे? इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है सुनना, विच जो कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है या कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। क्या? जो कोई भी बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही है और हैज नो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, कब से? पिछले 2 साल से। तो वो कंपनी एक्टिव से क्या बन गई? इनएक्टिव। 2 साल धंधा पानी बंद है, सिंपल सा मतलब है। या फिर 2 साल से जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो पिछले 2 साल का डेटा देखेंगे। दो में से कोई एक काम नहीं किया है, या तो तुम बिजनेस नहीं करते हो और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, या तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, तुमको इनएक्टिव कंपनी बना दिया जाएगा। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कहलाएंगे अदर देन, मतलब ये इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। इस 4 को छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कंपनी के केस में सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो हमें क्या पढ़ना होगा? क्योंकि सिग्निफिकेंट का तो बहुत बड़ा लिस्ट है, हमें पढ़ना होगा इनसिग्निफिकेंट। क्या क्या इनसिग्निफिकेंट है? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को फीस दे रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल इस एक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम किसी को भी पेमेंट किए हैं, इनसिग्निफिकेंट है। शेयर अलॉट किए इस एक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, नया शेयर आईपीओ वगैरह लेके नहीं आए, इस एक्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी को शेयर अलॉट किए, इनसिग्निफिकेंट है। और ऑफिस का मेंटेनेंस वगैरह के लिए पैसा पे किए, तो 3 चीज पे किए। पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को फीस दिए, कोई भी ऐसा पेमेंट दिए विच इज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट, है ना, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना पड़ता है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट ही है। ऑफिस को मेंटेन रखने के लिए पैसा दिए, इनसिग्निफिकेंट है। और किसी को शेयर अलॉट किए टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, ये चारों ट्रांजैक्शन इनसिग्निफिकेंट है। इसको छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए उसको बोल देना तुम सिग्निफिकेंट। क्लियर है? ये हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी हो गया। कितना पढ़े? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी। और टाइम तुम देख लो अपनी घड़ी में, कब से रिवीजन शुरू हुआ है। मैंने मीनिंग ऑफ कंपनी करा दिया, फीचर्स करा दिया, टाइप्स करा दिया। मेरा जो पहला सेट ऑफ रिवीजन है जिसमें हम लोग ये 4 टॉपिक करने वाले हैं, हम इसमें लास्ट की तरफ है कॉर्पोरेट वील। ठीक है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो तमाशा हो जाएगा। एक सिंपल सा बात समझो, कंपनी का सबसे पहला फीचर हम तुमको क्या पढ़ाए थे? कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या पढ़ाए थे? सेपरेट लीगल एंटिटी। हम दोनों हैं अलग अलग, कंपनी और मेंबर अलग अलग है, दोनों का पहचान अलग है, डिस्टिंक्ट है, सेपरेट है। इट इज क्लियर? क्लियर, ठीक है। तो होता है क्या है समझना, इसी कॉन्सेप्ट को एक और नाम देते हैं कॉर्पोरेट व्हील। क्या नाम देते हैं? व्हील। एक शील्ड है, एक पर्दा है, जिसके पीछे कंपनी के लोग, कंपनी में काम करने वाले लोग, शेयर होल्डर वगैरह छुपे हुए हैं। ये पर्दा क्या है? ये पर्दा बोलते हैं कि कंपनी और मेंबर अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन इसका बहुत लोग गलत फायदा उठाने लग गए, कंपनी के अंदर रह के गलत काम करते थे, और फंसती कौन थी? कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी में अगर कोई काम हो रहा है मतलब वो कंपनी कर रहा है, मेंबर तो उससे अलग है। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि इस लिफ्ट कॉर्पोरेट व्हील को उठाएंगे, पर्दे को उठाएंगे और तमाशा करेंगे। तो इस शील्ड को हटा दिया जाएगा, जो भी गलत काम कर रहा है कंपनी में वो एक्सपोज हो जाएगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो, मेंबर्स हो, एम्प्लॉइज हो। तो कॉर्पोरेट व्हील है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट व्हील नहीं है। सबसे पहला फीचर ही वही है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग हैं, दोनों का पहचान, एग्जिस्टेंस सेपरेट है, यूनिक है, डिफरेंट है। क्लियर है? बट इन सम केसेस इस फीचर को डिसरिगार्ड किया जाएगा, मतलब अलग अलग नहीं माना जाएगा। कुछ केस में कंपनी कुछ भी गलत कर रही है, माना जाएगा उसके लोगों ने गलत किया है। अच्छा, ये पर्दा जो उठा रहा है, इस
टीचर को जो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो राइट किसके पास है? वो राइट तुम्हारा सिर्फ कोर्ट के पास है। वो राइट सिर्फ किसके पास है? तुम्हारा कोर्ट के पास है। समझ में आ रहा है? ये बात एकदम फिट कर लेना। फटाफट पढ़ते हैं। इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी। ये तो हम ऑलरेडी पढ़े। व्हेन अ कंपनी इज क्रिएटेड इज अ क्लोथ विद अ लीगल पर्सनालिटी। तो कंपनी और उसके मेंबर अलग है, सेपरेट है। Members are shielded from the liability of the company. दोनों में अलग अलग। Shareholders are protected from the act of the company. बट एक केस हुआ, उसका नाम याद रखना है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। बोलो केस लॉ का नाम। सैलमन सैलमन, लेकिन इधर आदमी है, उधर उसी के नाम से कंपनी है। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिट, कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसी की वजह से कॉर्पोरेट व्हील का और उसके लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। ये केस एस्टैब्लिश करता है कि कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है, शेयर होल्डर लाइबल नहीं हो सकते फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन कुछ केसेस हैं जब कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को क्या कर सकता है? लिफ्ट। देखो कोर्ट के लोग पहुंच गए। ये कौन है? कोर्ट के लोग हैं, जजेस लग रहे हैं ये तो देखने में एकदम। और ये बोल रहे हैं कि देखो हम पर्दा उठाएंगे, पीछे जो गड़बड़ कर रहा है वो क्या हो जाएगा? एक्सपोज्ड। वो क्या हो जाएगा? एक्सपोज्ड। किए वो क्या है? ऐसा रिविजन। समझ आ रहा है? कब कब? टू प्रोटेक्ट द टैक्स। इफ कंपनी इज यूज्ड टू इवेड द टैक्स, टैक्स को चोरी करने के लिए अगर कंपनी को बनाया गया है, कोर्ट कैन डिसरिगार्ड कॉर्पोरेट एंटिटी। इसका केस लॉ है डिनशॉ, मेनकेजी, पेटेट। डिनशॉ भी याद रखोगे चलेगा। दूसरा कौन सा सिचुएशन है? फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कंपनी को क्यों बनाया गया? फॉर इलीगल पर्पस, फॉर अ फ्रॉडलेंट पर्पस, तो भी कॉर्पोरेट व्हील शैल बी लिफ्टेड और डिसरिगार्डेड। टू अवॉइड ए लीगल ऑब्लिगेशन, कंपनी को बनाने का सोल पर्पस ही क्या था? रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय वे ऑफ बोनस टू वर्कमैन। बोनस नहीं देना पड़े, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए कंपनी बनाया गया, तो भी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा। समझ आ रहा है? सब्सिडरी क्यों बनाए? टू बी एक्टेड एज एन एजेंट, तो भी कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया जाएगा? लिफ्ट किया जाएगा। तो यही हमारा कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट था। एक बार मैं आपको ये कॉन्सेप्ट आपके स्टडी मैट से भी दिखाना चाहूंगी। वैसे पूरा का पूरा मैंने वही नोट्स में लिखा है, जस्ट एक ग्लिम्स दे दो, झलक, एक झलक। गाना नहीं गाना है। देखो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील भाई। अच्छा, कई बार कंपनी को एनिमी है ना, या फिर किसी के साथ ट्रेड करती है, तो लिखा है अगर कंपनी इज ट्रेडिंग विद द एनिमी कंट्री, तो भी क्या होगा? केस लॉ का नाम है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर। ठीक है, तो वही अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है, इट इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो भी कोर्ट क्या करेगा? तुम्हारे शील्ड को, इस पर्दे को उठा देगा। तो केस लॉ याद रखना है कंपनी के कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए कि तुम्हारा कैरेक्टर ढीला है थोड़ा, तुम एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो, तुम पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे हो, तो कैरेक्टर कंपनी का डिटरमाइन करने के लिए भी ये किया जा सकता है। केस लो याद रखना है, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये मैं बता चुकी हूँ, रेवेन्यू या टैक्स बचाने के लिए। इसका भी इसी का केस लो है, डिनशॉ मैनेजी पेटेट। डिनशॉ मैनेजी पेटेट। ठीक है, अगर कंपनी क्यों बनाया गया? टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे देखो लिखा हुआ है ना, द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये केस लॉ था। तो जिसमें कंपनी क्यों बनाया गया था? सोल पर्पस था टू रिड्यूस द अमाउंट टू बी पेड बाय वे ऑफ बोनस टू द वर्कमैन। तो इस केस में भी ये चीज किया जाएगा। ये रहा केस लॉ का नाम, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, सब्सिडरी का फॉर्मेशन क्यों किए? टू एक्ट एज एन एजेंट। कंपनी को क्यों बनाया गया? टू कंडक्ट फ्रॉडलेंट और इम्प्रॉपर एक्ट। पक्का? तो ये हमारा फर्स्ट सीक्वेंस था जो हो गया। तो बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील कब लिफ्ट होगा? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, है ना। जब कंपनी क्यों बनाया गया? टू इवेड द टैक्स, फॉर फ्रॉडलेंट पर्पस, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, या टू फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट। चार केस याद रखो। इन सारे केस में कॉर्पोरेट व्हील को क्या किया जाएगा? लिफ्ट किया जाएगा। मुझे बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सीक्वेंस 1 पूरा का पूरा रिवाइज कर चुके हैं। मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स, कॉर्पोरेट व्हील एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। सेकंड सीक्वेंस है हमारा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखो इसको ना मैं पूरा का पूरा तुम्हारे स्टडी मैट से कराऊंगी, बट तुम एक झलक देखना, एक झलक। इसके
स्टडी मैट के साइड में मैंने छोटे 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 नोट्स लिख दिए हैं। अगर तुम उतना पढ़ लिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, दिख रहा है तुम्हारा ये सेकंड सीक्वेंस खत्म हो जाएगा, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। मतलब ये इतना लेंथी कॉन्सेप्ट है, सबको ऐसा लगता है इसको कैसे पढ़ें। मैं आपको 10 से 12 मिनट के अंदर, हार्डली 10 मिनट्स लगेगा, मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूंगी, और वो भी ऐसा कि आपको याद हो जाए। तो हमारा आज का सेकंड सीक्वेंस शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देखो, तुमको दो बात बहुत क्लियरली इसमें समझना होगा। दो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है इसमें, एक फॉर्मेशन और एक इनकॉर्पोरेशन। फॉर्मेशन सेक्शन 3 है, इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 है। 3 और 7, सेक्शन 3 और 7 अगर आप अच्छे से कर लिया, आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और हमारा सीक्वेंस नंबर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेशन का मतलब होता है तुम्हें फॉर्म करने के लिए कितने लोग चाहिए, सिंपल सा बात है। फॉर्मेशन में हम बात करते हैं मिनिमम मेंबर्स की, हमें कितने लोग चाहिए, एकदम आसान मैं कर दूंगी तुम्हारे लिए। इनकॉर्पोरेशन में क्या है तुमको पता है, तुमको 6 तरीका का डॉक्यूमेंट चाहिए। यही लोगों को टफ लगता है, यही मैं आज आसान बनाऊंगी। 6 तरीका का डॉक्यूमेंट चाहिए, इसको रजिस्ट्रार को दे दो। रजिस्ट्रार इन डॉक्यूमेंट को देखेगा, अगर सारा डॉक्यूमेंट ठीक है तो तुम्हारी कंपनी को रजिस्टर कर देगा, तुमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, और जो डेट सर्टिफिकेट में मेंशन है उस दिन तुमको एक सिन नंबर दिया जाएगा, पाप नहीं, CIN सिन, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिससे तुम्हारी कंपनी अलग एक एज अ कंपनी रजिस्टर हो गई और उसकी अपनी एक सेपरेट पहचान और नंबर हो जाएगी। यही है इनकॉर्पोरेशन। तो इतना आसान मैं आपके लिए कर दूंगी ना, फॉर्मेशन सेक्शन 3, इनकॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर 7। फॉर्मेशन कितने लोग चाहिए, फॉर्मेशन है। इनकॉर्पोरेशन 6 तरीका का डॉक्यूमेंट बनाओ, ROC को दो, ROC रजिस्टर करेगा, सर्टिफिकेट तुमको देगा, एक सिन नंबर देगा, तुम्हारी कंपनी रजिस्टर हो गई। अगर जानबूझ के फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए थे, रिकॉर्ड दिए थे, जिसकी बेसिस पे तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो पेनल्टी लगेगा भैया भर भर के, और ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है, तुम्हारी कंपनी का स्टेटस बदल सकता है, समझ रहे हो, तुम्हारी कंपनी को बंद कर सकता है और लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। खत्म हो गया इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7। इतना आसान है कंपनी लॉ, बस तुमको पढ़ने का सही स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए। चलिए हम लोग सबसे बात पहले करेंगे सेक्शन नंबर 3 की, जो बात करता है फॉर्मेशन की। बोलता है अगर पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी है तो हमें कितने लोग चाहिए, मिनिमम 7, मिनिमम 7। प्राइवेट है तो मिनिमम 2, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1। क्या हो गया सेक्शन 3, हो गया सेक्शन 3। सेक्शन 7, सेक्शन 7 बताता है अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हमें कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ 6 तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं पहले शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, फिर तुमको डिटेल में भी थोड़ा बता दूंगी, जो तुम एग्जाम में लिख के आ सको। सबसे पहले हमें जो 6 तरीका का डॉक्यूमेंट किसको देना है, रजिस्ट्रार को। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है MOA AOA। क्या है MOA AOA, जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम से साइंड होना चाहिए। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम से क्या होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा हमें डिक्लेरेशन देंगे, किसके, कौन देगा ये डिक्लेरेशन, 2 प्रजाति के लोग। पहला प्रजाति कौन है, या तो एडवोकेट, या तो CA, या तो CS, या तो CMA, या तो एडवोकेट, या तो CA, या तो CS, या तो CMA। और एक डिक्लेरेशन इसी के साथ हम और किसका देंगे, हर उस पर्सन का हु हैज बीन नेम्ड इन द आर्टिकल एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ये क्या, ये लोग जो 2 प्रजाति के लोग हैं, ये लोग क्या डिक्लेरेशन दिए हैं कि जब भी कंपनी बनी है तो इस एक्ट का सारा रूल्स रेगुलेशन और इस एक्ट को कंप्लाई किया गया है, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को बनाया गया है। एक डिक्लेरेशन और देंगे, कौन देगा ये डिक्लेरेशन, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम देगा और पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। तुमको ये क्लियर हो गया होगा, 2 डिक्लेरेशन दिया। पहला डिक्लेरेशन 2 प्रजाति का लोग, पहला एडवोकेट CA CS CMA, दूसरा पहले डिक्लेरेशन के अंदर दूसरा प्रजाति कौन है, पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल एज डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी। अब बात करते हैं दूसरे डिक्लेरेशन की, जो कौन देगा, ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये लोग 3 बात अपने डिक्लेरेशन में लिख के देगा। दे आर नॉट कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस, कंपनी के फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड ये लोग कोई ऑफेंस कभी नहीं किया है। ये लोग फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं पाया गया है, फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं पाया गया है लास्ट 5 साल में।
और जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास जा रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन वो इनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग करेक्ट और ट्रू है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या था, दूसरा टाइप का डिक्लेरेशन। तीन डॉक्यूमेंट हो गया, पहला एमओए एओए, दूसरा डिक्लेरेशन। पहला डिक्लेरेशन दो प्रजाति दिया, दूसरा डिक्लेरेशन भी दो प्रजाति दिया। ईच सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एंड पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर। पहला वाला कौन दिया था? एडवोकेट सीए सीएस सीएमए एंड पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल एज डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी। ये तीन डॉक्यूमेंट हो गया। चौथा एड्रेस का डिटेल देंगे फॉर करस्पॉन्डेंस, कि कंपनी जब तक रजिस्टर नहीं हो जाती है जो भी आए नोटिफिकेशन नोटिस वो इसी एड्रेस पे आए। मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्राइबर का कंप्लीट पर्टिकुलर्स देंगे, नेम, एड्रेस, रेसिडेंशियल एड्रेस, उनका डिन नंबर कंप्लीट देंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन देंगे जिनका आर्टिकल में नाम एज द फर्स्ट डायरेक्टर आया है, उनका जो भी इंटरेस्ट है कंपनी में वो भी देंगे। तुम लोग इंटर लेवल में जाओगे तो पढ़ोगे ये क्यों दिया जाता है, ठीक है। बस ये हो गया 6 तरीका का डॉक्यूमेंट। रजिस्ट्रार क्या करेगा, इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे तुम्हारी कंपनी को रजिस्टर करेगा और सीओआई देगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट मेंशन है उसी दिन तुमको रजिस्ट्रार क्या दे देगा, सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दे देगा। समझ में आ रहा है? अब से तुम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही सारा डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिजर्व करोगे। अगर तुम फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह दिए हो और उसके बेसिस पे कंपनी को रजिस्टर कराए हो तो जो भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है शैल बी लायबल अंडर सेक्शन 447। पेनल्टी का अमाउंट याद अभी नहीं करना है। अगर तुम फॉल्स इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देके कंपनी को रजिस्टर कराए हो तो ट्रिब्यूनल खुद से या उसको कोई एप्लीकेशन दे सकते हो और ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है 3-4 चीज के लिए। जैसे क्या क्या चीज के लिए ऑर्डर दे सकता है, तो तुम्हारा नाम को रिमूव करने के लिए ऑर्डर दे सकता है, वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दे सकता है, लाइबिलिटी को अनलिमिटेड बनाने के लिए ऑर्डर दे सकता है। समझ में आ रहा है? या फिर आर्टिकल या एमओए को चेंज करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। इतना आसान है इनकॉर्पोरेशन। चलिए फटाफट पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या क्या? सबसे पहला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी साइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। एमओए और एओए देंगे साइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। कौन से सब्सक्राइबर? ऑल सब्सक्राइबर। क्या ये क्या ये? दूसरा एक डिक्लेरेशन देंगे, है ना, किससे? बाय द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ब्रैकेट में लिखना एडवोकेट सीए सीएस सीएमए जो भी था। एंड पहला डिक्लेरेशन दो लोग से, पहला by the person who is engaged in formation of the company, ये लोग का प्रोफेशनल लोग का नाम, and by the person named in the article as director, manager or secretary of the company, that all the requirement of the act, rules and regulation have been complied in respect of registration of the company। एक डिक्लेरेशन और आया, कौन दिया? फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड फ्रॉम द पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। कौन दिया दूसरा डिक्लेरेशन? फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। क्या? दैट दे आर नॉट कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस इन रिलेशन, मतलब किस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ है? कंपनी बनाने, फॉर्मेशन, प्रमोशन वगैरह से रिलेटेड ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड नहीं है। तो इज नॉट कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन रिलेशन टू फॉर्मेशन, मैनेजमेंट or incorporation of company. He has not been found guilty of the fraud or misfeasance during last 5 years. पिछला 5 साल में फ्रॉड, धोखाधड़ी का इल्जाम उस पे नहीं लगा है। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन दैट इज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। उसके नॉलेज और बिलीफ के अकॉर्डिंग तुमको जो भी जा रहा है वो सही है। तो ये क्या था? तुम्हारा तीसरा टाइप का डॉक्यूमेंट था। चौथा हम लोग डॉक्यूमेंट क्या देंगे? एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज स्टैब्लिश्ड। पांचवा क्या देंगे? पर्टिकुलर्स, ब्रैकेट में लिखना नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, फैमिली का कोई भी नेम, सरनेम, एड्रेस, नेशनलिटी। पर्टिकुलर्स ऑफ ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, easy. Particulars of the person who has been named in the article as the first direct subscriber to the memorandum, उनका भी डिटेल। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, particulars of the interest of the person who has been named in the article as the first director of the कंपनी। तो सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम का पर्टिकुलर्स दिए और इंटरेस्ट का डिटेल दिए ऑफ द पर्सन हु हैज बीन नेम्ड इन द आर्टिकल एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। क्या क्या 6 डॉक्यूमेंट दिए, बिना देखे बोलो। पहला मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन टू बी साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। दूसरा क्या दिए? डिक्लेरेशन बाय द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन
फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ब्रैकेट में प्रोफेशनल लोग का नाम लिख देना स्लैश दे दे के, एंड बाय द पर्सन हु हैज बीन नेम्ड इन आर्टिकल एज अ मैनेजर, डायरेक्टर और सेक्रेटरी, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट और रूल्स रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड। तीसरा नंबर बी डिक्लेरेशन ये बाय ईच ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एंड पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। तीन बात का वो डिक्लेरेशन देता है, नॉट कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस रिलेटेड टू फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन और registration of the company, not found guilty of fraud or misfeasance during last 5 years, and all the information and document which is filed with registrar is true and correct to the best of his knowledge and belief. और क्या दिए, पर्टिकुलर्स, ब्रैकेट में लिख देना, पर्टिकुलर्स का मतलब है नेम, नेशनलिटी, रेसिडेंस, फैमिली नेम, सरनेम of each subscriber of the memorandum and particulars of interest of the person who has been named in article as a first director. ये 6 डॉक्यूमेंट दे दो, अब तुम्हारा खत्म ही हो गया, ये सेकंड सीक्वेंस खत्म होने वाला है। अब क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ सच डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड द कंपनी, है ना, एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इजी। अब on and from the date mentioned in certificate of incorporation, registrar shall allot a sin number, a separate identity number. sin का फुल फॉर्म होता है corporate identity number, एक distinct number है ये। company shall maintain and preserve all the document and information at its registered office. clear है? अच्छा, अगर if any person furnishes false or incorrect information or document or any particulars related to incorporation of the company of he was aware, है ना, तो क्या होगा, he shall be liable under section 447 where a company has been, अब कंपनी बन चुका है ना, by furnishing in false or incorrect information, then the tribunal may on the application of suo motu कंपनी को क्या क्या ऑर्डर देगा, है ना, तो देखो क्या क्या देगा, direct that the company's liability shall be unlimited for the removal of the name of the company, अनलिमिटेड हटाओ, नाम हटाओ। तीसरा, फॉर ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और फॉर द रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी को मैनेजमेंट के लिए बोल सकता है, और चेंजेस इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह मत देना, इसमें से कुछ भी हो गया सब सोचा हुआ चौपट। बोलते हैं एमसीए ने बहुत इनिशिएटिव लिए और एक बहुत बड़ा स्टेप लाया स्पाइस लाकर, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसमें सारा फॉर्म्स आप एक ही जगह सबमिट करो और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। रेगुलर बैच में, रेगुलर क्लास में हम लोग ये करके सीखते भी हैं, तो आपको बस स्पाइस याद रखना है, इजी। ये हमारा क्या था, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। फॉर्मेशन सेक्शन 3 कितने लोग, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन 6 तरीका का डॉक्यूमेंट, जिसमें 2 तो डिक्लेरेशन है, 2 पर्टिकुलर्स है, एक एड्रेस है और एक एमओए और एओए। इससे आसान नहीं हो सकता इसका रिवीजन। एमओए और एओए है, 2 पर्टिकुलर्स का डिटेल है, 2 डिक्लेरेशन का डिटेल है, एक एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस है। ये सब दिए, रजिस्ट्रार इसके बेसिस पे रजिस्टर किया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, जो डेट मेंशन है उस दिन रजिस्ट्रार सिन नंबर दे दिया। अगर कोई भी पर्सन फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया जिसको उसको पता था फॉल्स है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए लाइबल होगा 447 में। कंपनी बन गई ऑन द बेसिस ऑफ सच फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, कंपनी के स्टेटस को कन्वर्ट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है लाइबिलिटी टू बी अनलिमिटेड, है ना, चेंज द मैनेजमेंट और एमओए और एओए ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर दे सकता है, और रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। अच्छा, एक बात समझना, कंपनी अगर रजिस्टर हो जाती है इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी शैल हैव परपेचुअल, जो भी कंपनी का फीचर्स है वो कंपनी को मिल जाएगा। कंपनी में एक्वायर द प्रॉपर्टी, होल्ड द प्रॉपर्टी, डिस्पोज द प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, स्यू, बी स्यूड, सब। तो जो भी फीचर्स मैंने तुमको पढ़ाए हैं ना वो सब हो जाएंगे अगर कंपनी रजिस्टर हो जाती है। क्लियर है? अब एक बात समझना, बोलते हैं कंपनी को रजिस्ट्रेशन पे एक सेपरेट एग्जिस्टेंस मिल जाता है, बट मतलब वो और उसके मेंबर अलग अलग हो जाते हैं। ये केस लॉ था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का, नाम रट लेना, ठीक है? अच्छा, कंपनी अगर किसी और कंपनी का मानो सारा शेयर खरीद ली, कंट्रोलिंग बन गई, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी एंड हो चुकी है। शेयर, सारा शेयर खरीदने का मतलब एंड थोड़ी ना होता है। ये केस लॉ है स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस मद्रास सीएमटी मद्रास, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीएमटी मद्रास, स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास का कंपनी है वर्सेस सीएमटी मद्रास, याद रखोगे? चलो, ये हमारा क्या था, सेकंड सीक्वेंस ऑफ, आई एम सो कंपनीज एक्ट था। हमने सेकंड सीक्वेंस भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया।
जिसमें इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है। तो हमारा सेकंड सीक्वेंस था फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, बेसिकली सेक्शन 3 एंड 7 और 9 में बताया इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हमारा सेकंड सीक्वेंस भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थर्ड सीक्वेंस की तरफ, जिसमें मैं आपको सबसे पहले कराऊंगी एमओए, फिर कराऊंगी एओए, फिर कराऊंगी एमओए और एओए का डिफरेंस, और फिर वही जिसको सोच के आप मुस्कुरा रहे होंगे वो 3 डॉक्ट्रिन्स, अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, तीनों एक के ऊपर एक है। समझ में आ रहा है? चलिए रिवीजन शुरू करें। तो अभी हम लोग सबसे पहले अब क्या करने वाले हैं, एमओए एओए। चलिए फटाफट एकदम आ जाओ विदाउट वेस्टिंग टाइम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात होती है सेक्शन नंबर 4 के अंदर। किसके अंदर? 4 के अंदर। एमओए एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है। व्हाट इज एमओए? इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसलिए इसको कंपनी का चार्टर भी बोला जाता है। एमओए कंपनी का रिलेशन उसके आउटसाइडर के साथ डिफाइन करता है। एमओए इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, इट इज आल्सो नोन एज अ चार्टर ऑफ अ कंपनी। इट डिफाइंस रिलेशन ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर। एमओए में कुछ क्लॉजेस हैं, जैसे कि नेम क्लॉज है, सिचुएशन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, नॉमिनेशन क्लॉज। ठीक है। नेम क्लॉज नेम ऑफ कंपनी बताता है, सिचुएशन क्लॉज प्लेस बताता है वेयर कंपनी इज रजिस्टर्ड, ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है, लाइबिलिटी क्लॉज बताता है वेदर कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, कैपिटल क्लॉज ऑथराइज्ड कैपिटल बताता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बेसिकली बताता है कितना शेयर सब्सक्राइब्ड हुआ। ऑल्टरेशन भी होता है इन क्लॉजेस में। अगर नेम क्लॉज को ऑल्टर करना है तो कंपनी को एसआर पास करना होगा, सीजी का अप्रूवल लेना होगा और एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा, क्योंकि नेम क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। तो एसआर पास करो, सीजी का अप्रूवल लो और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा। अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज को करना है तो भी एसआर पास करो, वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू। ये आप इंटर में पढ़ोगे डिटेल में, और न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश भी करना पड़ेगा इस चीज को कि आपने अपना ऑब्जेक्ट चेंज किया है, और तुमको एग्जिट ऑफर देना पड़ेगा जो शेयर होल्डर नहीं मान रहे हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। सिचुएशन क्लॉज को चेंज करने के लिए हमें सीजी का अप्रूवल तब लगता है जब हम अपना ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं तब। अभी मैं इसका आपको टेबल भी पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली ये हमारा क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता है कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है, मैंने आपको पहले ही बताया नेम क्लॉज है, सब है। अब इसमें ए से लेके ई तक मतलब 5 टेबल है। ए क्या बताता है? ए मतलब एक फॉर्म है मेमोरेंडम का, कैसी कंपनी के लिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। बी किसके लिए, जो आप सोच रहे हो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सी किसके लिए, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ए किसके लिए, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल या लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तीसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल। चौथा, अनलिमिटेड कंपनी। और पांचवा किसके लिए, अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। ए किसके लिए, लिमिटेड बाय शेयर। बी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। डी अनलिमिटेड कंपनी। ई अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये 5 क्या है, टेबल नंबर है अलग अलग टाइप की कंपनी के लिए, फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम है। क्लियर है? चलो, तो वही बता रहे हैं, नेम क्लॉज है जो नाम बताता है। अगर आपके नाम के लास्ट में लिमिटेड है तो वो लिखा हुआ रहेगा। प्राइवेट के केस में प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी के केस में 1 पर्सन कंपनी। ये सब चीज एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन 8 में, उनको अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखने का जरूरत नहीं है। सिचुएशन क्लॉज क्या बताते हैं, स्टेट वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस या वेयर कंपनी इज रजिस्टर्ड। ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी बनी है, अगर कंपनी को ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 मंथ के अंदर चेंज के बारे में बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, है ना। पब्लिक नोटिस भी देना होगा, लोगों वेबसाइट वगैरह पे भी पब्लिश करना पड़ सकता है। और लाइबिलिटी क्लॉज तो मैं आपको बता ही दी। कैपिटल क्लॉज क्या होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल बताता है ना, समझ आ रहा है। वैसे ही सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है,
तो आपको मेमोरेंडम में इतनी बातें याद रखनी। अब जैसे ही तुम मेमोरेंडम पढ़े ना, अब वैसे ही तुम मेरे साथ पहले आर्टिकल्स पढ़ लो, फिर मैं थियरी पढ़ाऊंगी। तो व्हाट इज मेमोरेंडम? इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, चार्टर सेक्शन 4, क्लॉजेज होते हैं इसमें। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइडर। ये ऑब्जेक्ट बताते हैं जिसके लिए कंपनी बनी है। इसमें क्या क्या क्लॉज है? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज। बस इतना याद रखो, मोर देन सफिशिएंट है। टेबल ए से ई याद रखना। एओए, एओए क्या बताता है? रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कंपनी और उसके अंदर के लोगों के साथ का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। आपको कभी भी अगर एसआर में कोई वो नहीं होता है, क्लॉज नहीं होता है, कभी भी एओए को, सॉरी, कभी भी एओए में कोई क्लॉज नहीं होता है, एओए को अल्टर करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो एओए बदलना पड़ेगा, पब्लिक को प्राइवेट में करना है तो भी, और सीजी का अप्रूवल भी चाहिए। तो बेसिकली ये बहुत आसान है। ये आपका क्या होता है? एओ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रहा है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये बताते हैं कि कंपनी का इंटरनल रेगुलेशन क्या है। ये केस लॉ में बताया गया, गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। क्लियर है? क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब बताते हैं आर्टिकल्स में होता क्या क्या है। सेम रेगुलेशंस होता है, कुछ कुछ मैटर्स इंक्लूडेड होते हैं जो रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है, इंट्रेंचमेंट के प्रोविजन होते हैं, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन हो सकता है कि किसी आर्टिकल को तभी ऑल्टर किया जा सकेगा जब ये कंडीशन पूरा हो जाए। तो रेगुलेशन होता है, कुछ मैटर का इंक्लूजन होता है, प्रोविजन फॉर इंट्रेचमेंट होता है, मैनर लिखा रहता है कि इंट्रेचमेंट प्रोविजन कैसे लाया जाएगा। समझ आ रहा है? फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल ए से ई मेमोरेंडम है, तो एफ से जे, एफ जी एच आई जे आर्टिकल्स का फॉर्म है, सेम, ठीक है, जैसे वहां था। तो आपको बस इतना याद यहाँ पे रखना है। अब हम लोग करेंगे, ये हो गया मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। टेबल ए टू ई मेमोरेंडम, टेबल एफ टू जे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में रूल्स रेगुलेशन है, इंटरनल रूल्स है। केस लॉ का नाम याद रखना, आयरलैंड, गिनीज वर्सेस आयरलैंड। अब तुम समझो दोनों के बीच का डिफरेंस। चलिए अभी हम लोग करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। MOA defines the character of the company and its scope. ऑब्जेक्ट बताता है और ये रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। आर्टिकल्स को अल्टर करने के लिए एसआर पास करना होगा। एमओए को अल्टर करने का मतलब है कौन सा क्लॉज अल्टर कर। तो पहले ऑब्जेक्टिव या मीनिंग भी बोल सकते हो। ये रिलेशनशिप बताते हैं कंपनी एंड आउटसाइडर, ये बताते हैं कंपनी विथ इट्स मेंबर, क्योंकि ये इंटरनल रूल बताता है। इसके ऑल्टरेशन के लिए तुमको अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, कभी आरओसी का, किसी केस में सीजी का, इसके लिए एसआर पास करना होगा। ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, ये सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। क्लियर है? इसमें कंपनी का पावर है, ऑब्जेक्ट है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये सब ऑर्डिनेट है कंपनीज एक्ट का, ये मेमोरेंडम का सब ऑर्डिनेट। तो कितना डिफरेंस हो गया? 6। पहला मीनिंग लिख दो, ऑब्जेक्टिव नहीं मीनिंग बोलो। रिलेशनशिप, ऑल्ट्रेशन, इसमें स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, उसमें एसआर, ये नेसेसरी है, ये सेकेंडरी है। कंटेंट, पावर है, ऑब्जेक्ट है, इसमें रूल्स रेगुलेशन है, ये सब ऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट है, ये सब ऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। दिस वाज योर एमओए, एओए एंड डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए। तो हम लोग थर्ड सीक्वेंस में एमओए कर लिए, एओए कर लिए, डिफरेंस कर लिए। अब मैं आपको फटाफट फटाफट कराने वाली हूं डॉक्ट्रिन्स। आ जाइए। एकदम एकदम जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी डॉक्ट्रिन्स ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ठीक है? देखो अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है? बियॉन्ड द पावर। क्या मतलब है? बियॉन्ड द पावर। देखो मैं तुमको सिंपल सा बात बताती हूँ, तीनों डॉक्ट्रिन सिंपली क्या बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये बोलता है कि अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो इसके एमओए में नहीं है, इसीलिए जनरली एमओए के बाद अल्ट्रा वायर्स पढ़ाया जाता है, बट मेरा मोटिव अलग था। मेरा था एमओए पढ़ो, एओए पढ़ो, दोनों का डिफरेंस पढ़ो, अब तीनों एक एक करके तुम क्या पढ़ो? डॉक्ट्रिन पढ़ो, ठीक है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स ये बताता है अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब विच इज नॉट स्टेटेड इन मेमोरेंडम, मतलब तुमने कोई ऐसा काम किया विच इज बियॉन्ड योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो क्या होगा? वो काम नल एंड वॉइड हो जाएगा, इवन उसको शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसमें एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, एशबरी रेलवे कैरेज
एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, इसी कंपनी का आदमी है। ये केस लॉ बहुत फेमस है, तो तुमको थोड़ा सा डॉक्ट्रिन के बारे में याद रखना है, केस लॉ याद रखना है और कंक्लूजन याद रखना है। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द पावर। तो अगर कंपनी कुछ ऐसा करती है विच इज एक्सेस ऑफ लीगल पावर ऑफ द कंपनी, है ना, या विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, तो उसको क्या माना जाएगा, अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो, अब केस लॉ का नाम क्या है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। समझ में आ रहा है। इसमें हुआ क्या था समझना, इस कंपनी का मेन काम था रेलवे कैरेज और वैगन्स को बनाना, सेल करना, हायर करना, मैकेनिकल इंजीनियर जनरल कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस करना, वर्क माइन वगैरह को परचेज लीज सेल पे करना, है ना, फाइनेंसिंग करना इनका काम नहीं था, मेरे को ये तुमको समझाना। इसके डायरेक्टर्स ने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक बेल्जियम में रेलवे लाइन बन रही थी उनके साथ, कि जो रिचे है वही किया कि कंपनी क्या करेगी, रिचे ने किया कि कंपनी क्या करेगी, फाइनेंस करेगी उस रेलवे लाइन को। बाद में पता चला कि ये तो स्टेटेड ही नहीं है मेमोरेंडम में, तो तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर तुमको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना था तो पहले तुम मेमोरेंडम को ऑल्टर करते, फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते। कॉन्ट्रैक्ट करके आप मेमोरेंडम को ऑल्टर नहीं कर सकते। समझ आया। तो कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड बोला गया। क्या बोला गया, नल एंड वॉइड बोला गया। ठीक है, तो बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कंपनी पे बाइंडिंग नहीं हो सकता। समझने का बस कोशिश करना। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, कभी भी जब एक्ट परफॉर्म होता है जो लीगल है बट कंपनी के मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, तो वो जो एक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, नल एंड वॉइड। सिंपल सा बात है, एनीथिंग कंपनी डज या उसका कोई लोग या कोई भी आदमी करे विच इज बियॉन्ड द मेमोए, वो काम क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, पहला बात। दूसरा बोलता है कोई एक्ट है जो अल्ट्रा वायर्स है, कोई काम है जो कंपनी के पावर में नहीं है, तो उसको सारे शेयर होल्डर का अनएनिमिनस कंसेंट लेके भी रेटिफाई नहीं कर सकते। काम कर लिए, अब बोलोगे कि हम रेटिफाई कर दे, ये नहीं पॉसिबल है। बोलते हैं कोई काम है जो अल्ट्रा वायर्स है, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर, बट कंपनी के पावर के अंदर है, तो उसको शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, रेटिफाई कर सकते हैं। और अगर कोई काम आर्टिकल्स के बियॉन्ड है तो भी इसको आर्टिकल्स, सिंपल सा बात है, कोई काम है जो अल्ट्रा वायर्स है, तुमको उसको ठीक करना है तो पहले एमओए या फिर एओए को क्या करो, ठीक करो, ऑल्टर करो, रेटिफाई करो, फिर वो काम को तुम कर सकते। दिस वॉज डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा। अब मैं तुमको समझाने वाली हूँ डॉक्ट्रीन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोट। तो पहला वाला डॉक्ट्रिन कंपनी को बोला कि तुम कोई ऐसा काम करेगा विच इज बियॉन्ड योर पावर, विच इज बियॉन्ड योर ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन एमओए, उस काम को अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा। ये अल्ट्रा वायर्स एक्ट को इवन द अनएनिमिनस कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते। सब सहमति दे दिया तो भी रेटिफाई नहीं होगा। इसमें लीडिंग केस लॉ है एशबरे, है ना, एशबरे रेलवे कैरेज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रिचे, याद रखना। तो कहीं ना कहीं यहाँ कंपनी को बोला गया कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करो ये देख के करो कि विच इज विद इन योर पावर। दूसरा, अब यहाँ पे बाहर वाला खुश हो गया, आउटसाइडर बोला कंपनी का गलती कंपनी समझे, लॉ बोला रुक, तेरे लिए भी एक डॉक्ट्रिन लाते हैं। बोला तुम भी जब कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अंधा होके मत करना, तुमको भी एमओए और एओए पढ़ के करना चाहिए, क्योंकि एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुम उसको हमेशा पढ़ सकते हो। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये माना जाएगा कि उसको एमओए और एओए का नॉलेज है। अगर वो बाद में इस चीज का एक्सक्यूज देता है तो ये इंटरटेन नहीं होगा। Doctrine of constructive notice put onus on outsider to be aware what is stated in MOA and AOA because both are public document. तो जो भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं ये माना जाता है कि वो अवेयर है व्हाट इज स्टेटेड इन एमओए एंड एओए इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव, क्योंकि दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब तुम बोलोगे तुमको नहीं पता था, दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू क्लेम रिलीफ फॉर आउटसाइडर। तो जो भी पार्टी डील कर रही है अगर उनके पास एक्चुअल नोटिस नहीं है, उनको नहीं पता है, तो भी ये माना जाएगा, इट विल बी प्रिज्यूम दैट दे हैव नोटिस ऑफ एओए एंड एओए। लेकिन इस डॉक्ट्रिन को थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया, बोला ये अनरियल है। बोलते पीपल नो अ कंपनी थ्रू इट्स ऑफिसर्स एंड नॉट थ्रू इट्स डॉक्यूमेंट, since it does not take notice of reality of business life, hence inconvenient for business transaction। ठीक है, लेकिन आपको डॉक्ट्रिन से मतलब है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। अब हम बढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की तरफ, तीसरा डॉक्ट्रिन है ये।
अब ये वापस बाहर वाले को क्या वो दे दिया, प्रोटेक्शन। अल्ट्रा वायरस बाहर वाले को प्रोटेक्शन दिया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर पे ब्लेम डाला कि यू इट विल बी प्रिज्यूम दैट यू हैव नोटिस ऑफ एओए एमओए। इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि कंपनी के हमको एमओए एओए पता है, बट मानो कंपनी को कुछ काम करने के लिए एसआर पास करना था, तब कंपनी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता था, हमको नॉलेज है। लेकिन कंपनी एसआर पास किया या नहीं किया ये देखना मेरा काम नहीं है। इंटरनल अफेयर्स का पता करना आउटसाइडर का काम नहीं। इसको लेकर भी बहुत फेमस केस लॉ है जिसके नाम पे ये थियरी भी है। बोलते हैं जो लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं ये माना जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है कि उनको इंटरनल प्रोसीडिंग और रिक्वायरमेंट पता है, मतलब कंपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं, हमको ये पता है, ठीक है। तो इसका इंटरनली पता करना मेरा काम ही है। मतलब हम जब किसी कंपनी से डील कर रहे हैं इट विल बी प्रिज्यूम कि मेरे को एमओए एओए का नॉलेज है, बट ये भी प्रिज्यूम्ड होगा कि कंपनी इज डूइंग देयर इंटरनल प्रोसीडिंग्स एंड अफेयर। ये केस लॉ है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कन। इस थियरी को टुर्कन थियरी भी बोलते हैं। कुछ भी जो कंपनी में इंटरनली होता है वो एक पब्लिक नॉलेज का मैटर नहीं है। आउटसाइडर को कैसे पता कि कंपनी में एसआर पास हुआ या नहीं? आउटसाइडर कैन प्रिज्यूम द इंटेंशन ऑफ कंपनी, बट उसको एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पता हो सकता है। इसी को बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट। बड़ा मजेदार है। अल्ट्रा वायर्स बोला कंपनी तुम गलत हो, बाहर वाला बचा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस बाहर वाले को गलत बताया। इंडोर मैनेजमेंट वापस बाहर वाले को प्रोटेक्शन दे दिया कि दे कांट हैव द नॉलेज ऑफ इंटरनल रेगुलरिटी ऑफ द कंपनी, इंटरनल प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी। फिर उसका एक्सेप्शन आ गया कि तुम बाहर वाला है, तुमको इंटरनल मैटर नहीं पता, बट 3 से 4 केस है जब इंडोर मैनेजमेंट का फायदा तुमको नहीं मिलेगा। पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, तुमको पता था कि कुछ तो इरेगुलर है, इसका एक केस लॉ भी है। आज हम कंपनी का प्रॉपर्टी बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करने का और कंपनी का अकाउंटेंट मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तुमको समझ आना चाहिए कि गड़बड़ है। तो वही बोलते हैं इफ आउटसाइडर हैज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी तो तुमको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेग्लिजेंस, तुम कोई चीज को नजरअंदाज करके भी काम कर दिए कंपनी के साथ जो तुम नॉलेज के साथ डिस्कवर कर सकते थे, तो भी तुमको इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फॉर्जरी के केस में तो वैसे भी कोर्ट हाथ उठा देते हैं, बोलता है यहाँ पे हम तुमको कोई बेनिफिट वगैरह नहीं दे पाए। क्लियर है? यही है। तो इसमें केस लॉ याद रखना, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कन। ठीक है। तो अगर तुमको नॉलेज था इरेगुलरिटी का फिर भी तुम किया, तुम्हारा गलती है। केस लॉ है हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इरेगुलरिटी ये वही था, आनंद बिहारी लाल वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी। ठीक है। और फॉर्जरी का केस है तो भी क्या होगा, तुम्हारा इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं। बोलिए कैसा लग रहा है आपको कंपनीज एक्ट का रिवीजन? बस लास्ट में आपको शेयर कैपिटल कराने वाली हूं। चलिए, सबसे पहले कैपिटल का 5 हिस्सा होता है। एक होता है नॉमिनल जिसको ऑथराइज्ड भी बोलते हैं। जैसे कि कभी भी तुम किसी कंपनी का बैलेंस शीट खोलो, उसका ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है वो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी पूरे अपने लाइफ स्पैन में रेज कर सकता है। उसको बढ़ा भी सकता है, और उसको बढ़ाना है तो एसआर वगैरह पास करना होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल को फिर चेंज करना होता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो पूरे लाइफ स्पैन में कंपनी रेज कर सकता है। इशूड कैपिटल है ना, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। देखो ऑथराइज मानो 100 करोड़ है, पूरे लाइफ में कंपनी 100 करोड़ का रुपया शेयर से उठा सकती है। अब 1 साल कंपनी 1 करोड़ रुपया इशू की है कि कंपनी को 1 करोड़ का फंडिंग चाहिए, 1 करोड़ का शेयर इशू किया है, तो इट इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। फिर क्या हुआ, हम तो 1 करोड़ का ऑफर दिए, 80 लाख रुपया लोग सब्सक्राइब किया, तो द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स। अब हम 80 लाख का सब्सक्रिप्शन आया, बट हम 80 लाख के लिए कॉल नहीं लेना चाहते, हम चाहते मेरे पास 70 लाख की है। तो 70 लाख ये क्या है, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फॉर द पेमेंट, कि पेमेंट कर दो। एंड पेड अप कैपिटल हम बुलाए 70 लाख और 60 लाख रुपया का ही पेमेंट आया, तो पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली पेड अप बाय द पब्लिक। समझे? पहला ऑथराइज्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड बाय द कंपनी फॉर द सब्सक्रिप्शन। फिर क्या है, सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी, कॉल्ड अप, एंड अभी तक पेमेंट नहीं आया है, which is actually called for the payment, और paid up which is the part of called up capital which has been actually paid by the subscriber or the public। ये क्या था, तुम्हारा कैपिटल का बाइफर्केशन था। आपको पता है शेयर कैपिटल 2 होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी को वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, बट प्रेफरेंस को 2 चीज का प्रेफरेंस मिलता है, डिविडेंड का और जब वाइंडिंग
अप होता है, कंपनी बंद होती है, तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का। बस आपको इतना ही याद रखना था, ये सब मैं करा चुकी हूँ। क्लियर है? तो अल्ट्रा वायर्स याद करना, फिर आउटसाइडर को ब्लेम लगाया तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अब फिर से आउटसाइडर को बचाना था तो उसका एक्सेप्शन लाया इंडोर मैनेजमेंट, लेकिन फिर से आउटसाइडर को गलत कर दिया इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन लाके, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी वगैरह वगैरह जो मैंने आपको कराया है। ऑल डन, ऑल डन। दिस वाज योर कंपनीज एक्ट रैपिड रिकैप सेशन। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप ये कर लिए, आप एकदम आराम से आंसर लिख के भी आएंगे और बिल्कुल बिल्कुल सारा का सारा प्रोविजन आपको याद रहेगा। मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो करना चाहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। जितने भी मैं आपके बिजनेस लॉ के चैप्टर्स ले रही हूँ सारा ही लूंगी। चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप, सोगा, एनआई, मैं सबका एक मेगा सेशन लूंगी इसी चैनल पर, जिसमें मैं सारा केस लॉ आपके साथ डिस्कस कर दूं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, चैप्टर के साथ किया हुआ केस लॉ बहुत अच्छे से याद नहीं रहता है, तो मैं एक मेगा सेशन लूंगी जिसमें सीए फाउंडेशन लॉ का सारा केस लॉ एक पीडीएफ में रहेगा। केस लॉ का नाम रहेगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और किस टॉपिक में आपको वो केस लॉ लिखना है मैं ये भी लिख दूंगी। आपका एकदम सॉर्टेड हो जाएगा केस लॉ। तो अगर आपको केस लॉ से डर लगता है, मेरा ये सेशन कर लेना ऑन आवर यूट्यूब चैनल श्रुति चमरिया क्लासेस। उसका नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में भिजवा देंगे, बट वो सेपरेट सेशन में बहुत जल्द लूंगी। स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे और आप जनवरी में बिल्कुल क्लियर करके इंटर में पहुंच जाओ। थैंक यू गाइस।